हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कृतिका भाग 1 जो कि कक्षा 9वीं की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक है। इसका अध्याय एक जो है यह है इस जल प्रलय में, और इसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु, जिसमें उन्होंने बाढ़ में जो स्थिति हो जाती है, बाढ़ यदि आ जाए तो क्या स्थिति होती है किसी शहर में, उसका पूरा वर्णन किया है इसमें, इस जल प्रलय में, इस पाठ में। तो शुरू करते हम। मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। पनाह मतलब आसरा लेते हैं। और कोसी, पनार, महानंदा और गंगा ये जो नदियों के नाम है, इसमें जब बाढ़ आ जाती है तो जीव वहां पर आ जाते हैं, वो उनके जो इलाके में शरण लेते हैं। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट परती मतलब बंजर भूमि पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड मुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा लगाते हैं कि बाढ़ ने कितनी तबाही मचाई है। पर्ती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता, किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ। तो यहाँ लेखक स्वयं अपने बारे में बता रहे हैं कि वो 10 वर्ष की उम्र से जो है सामाजिक कार्यों में भाग ले रहे हैं। और लिखने की बात, हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्मयुग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। तो धर्मयुग जो है पत्रिका है जो उस समय प्रकाशित होती थी। जय गंगा 1947, डायन कोसी 1948, हड्डियों का पुल 1948 आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाशलीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं। तो बाढ़ की विनाशलीला के बारे में उन्होंने अपने रिपोर्टाजों में, उपन्यासों में कई बार वर्णन किया है। और यह जो यहाँ पर जो लेख दे रखा है यह भी एक रिपोर्टाज ही है। किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने, बहने, फंसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। तो लेखक यहाँ बता रहे कि उन्होंने लेख लिखे थे बाढ़ से संबंधित, लेकिन उन्होंने कभी अनुभव नहीं किया था। वह तो पटना शहर में सन 1967 में ही हुआ, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण, वृष्टि मतलब बारिश के कारण, पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है शहरी आदमी की हैसियत से। तो यहाँ पे जो लेखक है उन्होंने बाढ़ को भोगा था शहरी आदमी की तरह। इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया और हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोस्ट की गोलियां जमाकर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। किस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे? बाढ़ आने की, क्योंकि शहर में तो बाढ़ आ गई थी लेकिन उनके इलाके में नहीं आई थी। इसलिए उन्होंने और वहां के सारे लोगों ने जो जो चीजें जमा करी थी, बाढ़ यदि आ जाएगी तो उन्होंने ईंधन जमा करा था, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोस्ट की गोलियां। सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया है। प्लावित मतलब पानी आ गया वहां पर। दोपहर में सूचना मिली गोलघर जल से घिर गया है, मतलब गोलघर जो स्थान है वहां पे भी जल आ गया था, पानी आ गया था बाढ़ का। यह सूचना बांग्ला में इस वाक्य से मिली। तो बांग्ला में उनको बंगाली भाषा में जो सूचना इस वाक्य से मिली थी, जानो गोलघर डूबेगे छे। और 5 बजे जब कॉफी हाउस जाने के लिए तथा शहर का हाल मालूम करने निकला तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा, कॉफी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा, मतलब अभी तक पानी आ गया वहां पर होगा। तो लेखक शहर घूमने जा रहे थे रिक्शे में और रिक्शे वाला कह रहा था कि वहां पे कॉफी हाउस जहां लेखक जा रहे थे वहां तो अभी तक पानी आ गया होगा। चलो पानी कैसे घुस गया है वही देखना है। लेखक ने कहा कि पानी कैसे घुस गया है वही देखने चलते हैं। कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए।
साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र थे। तो उनके साथ उनके कवि मित्र भी थे जो कि नई कविता के विशेषज्ञ और व्याख्याता आचार्य थे, जो मेरी अनवरत अनर्गल अनगढ़ गद्यमय स्वगोक्तियों से कभी बोर नहीं होते। धन्य है। तो जो लेखक थे वो जो भी अपनी गद्यमय रचनाएं करते थे वो उनसे बोर नहीं होते थे। उनके मित्र मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे हैं। लोग पानी देखकर लौट रहे हैं क्योंकि शहर में बाढ़ आ गई थी। जिस स्थान में बाढ़ आ गई थी पानी से भर गया था, वहां लोग जा जाकर देख रहे थे। देखने वालों की आंखों में जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत, फ्रेजर रोड पर आ गया क्या, पार कर गया। श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं। अब भट्टाचार्य रोड पर पानी आ गया होगा, छाती भर पानी है। विमेंस कॉलेज के पास डुबाव पानी है, आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, बह गया। ऐसी बातें लोगों के बीच हो रही थी और लेखक इन बातों को सुन रहे थे। हम जब कॉफी हाउस के पास पहुंचे, कॉफी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के एक किनारे पर एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग फेन में उलझा पानी तेजी से सरकता आ रहा था। मैंने कहा, आचार्य जी आगे जाने की जरूरत नहीं, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। तो यह मृत्यु का तरल दूत बाढ़ को कहा गया है, बाढ़ के पानी को कहा गया है। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए और सभय प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अस्फुट शब्द निकले। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। यहाँ लेखक स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि वे कायर और डरपोक है, क्योंकि पानी जब वहां उन्होंने कॉफी हाउस में भरा हुआ देखा था तो उन्होंने प्रणाम कर लिया था उसको, और वह कुछ डर भी गए थे उस बाढ़ को देखकर। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए ना थोड़ा और आगे। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा, करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। मैंने रिक्शा वाले से अनुनय भरे स्वर में कहा, लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल, सिनेमा शो बंद, क्योंकि वहां पे सिनेमा हॉल में भी सिनेमा के शो नहीं हो रहे थे, तो के बगल से गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भरा रहा था। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाइयां सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। तो यहाँ लेखक बता रहे हैं कि वह जब आगे गए अप्सरा सिनेमा हॉल के बगल में गांधी मैदान पर, तो वहां पे भी पानी भरा हुआ था। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे। दशहरा के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं उससे कम नहीं थे। मतलब दशहरे के समय जितनी भीड़ होती है उससे भी अधिक भीड़ या उतनी ही भीड़ उस समय वहां थी, और सारे लोग पानी देख रहे थे, बाढ़ के पानी को। गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा, सम्मेलन और खेल कूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गैरिक आवरण आच्छादित हो रहा था। मतलब ऐसा कैसा आवरण आच्छादित हो रहा था, पुरानी जो भी स्मृतियां थी वो स्मृतियां अब गुम हो गई थी और अब नई स्मृति, बाढ़ वाली स्मृति उनके मानस में छप रही थी। हरियाली पर शने शने पानी फिरते देखने का अनुभव सरता नया था। इसी बीच एक अधेड़, मुस्तंड और गवार जोर जोर से बोल रहा था, यह जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए, अब बूझो। तो यहाँ जो यह वाक्य है इसके अनुसार है कि लोग सारे स्वार्थी होते हैं। जब कहीं दूसरी जगह बाढ़ आ रही थी तो कोई भी देखने नहीं गया था। मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है। उसके वक्तव्य में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। तो यदि ग्रामीण क्षेत्र में बाढ़ आ जाती तब वहां कोई भी देखने नहीं जाता है, लेकिन यहाँ शहर में कई लोग देखने आए थे, यही बात यहाँ कही गई है। शाम के 7:30 बज चुके थे और आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कंठ होकर सुन रहे थे, मतलब बहुत जिज्ञासा से और उत्सुकता से सुन रहे थे।
पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। समाचार दिल दहलाने वाला था। कलेजा धड़क उठा। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं उभरी। मतलब उनका जो मित्र था वह भी उस समय डर गया, किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए, यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशान नजर नहीं आ रहा था। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक ही उत्साहित थे। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी। नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे। रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर सामान लादे जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी। पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। आसन्न संकट से कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था। आसन्न मतलब जो आने वाला संकट है, उससे लोग आतंकित नहीं थे, ज्यादा डरे हुए नहीं दिख रहे थे लेखक को। जबकि लेखक का कहना है कि वे और उनका मित्र दोनों ही डर गए थे बाढ़ की स्थिति को देखकर, जबकि बाकी लोग सामान्य दिनों की तरह दिख रहे थे। लेकिन दुकानों पर हड़बड़ी थी, क्योंकि वो अपना सामान वहां से हटा रहे थे, क्योंकि यदि बाढ़ आ जाएगी तो नीचे के क्षेत्र में पानी भर जाएगा और उनका सारा सामान खराब हो जाएगा। और इसके साथ ही यहाँ बताया गया कि पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी और बाकी खरीदी बिक्री बंद हो चुकी थी। और पान वालों की बिक्री इसलिए बढ़ गई थी कि लोग जब बाढ़ देखने आ रहे थे और ये समाचार सुनने आ रहे थे तो सब पान की दुकान पर आकर खड़े होकर पान खा रहे थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। पान वाले के आदमकद आईने में उतने लोगों के बीच हमारी ही सूरतें मुहर्रम में नजर आ रही थी, मतलब मायूस नजर आ रही थी। मुझे लगा अब हम यहाँ थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो वहां खड़े लोग किसी भी क्षण ठठाकर हम पर हंस सकते थे। जरा इन बुजदिलों का हुलिया देखो, क्योंकि वहां ऐसी ही बातें चारों ओर उछाली जा रही थी। एक बार डूबी जाए धनुषकोटी जो एक स्थान का नाम है, की तरह पटना लापता न हो जाए कहीं, सब पाप धुल जाएगा। चलो गोलघर के मुंडे पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाए। बिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं? भाई यही माकूल मौका है। इनकम टैक्स वालों को इसी मौके पर काले कारोबारियों के घर पर छापा मारना चाहिए। आसामी बामाल। तो इस तरह की बातें वहां पर उस समय बाढ़ की स्थिति में हो रही थी। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पूर्ववत बिछी हुई थी। सोचा एक सप्ताह की खुराक एक ही साथ ले लूं। क्या क्या ले लूं? हैडली चेज या एक ही सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबें अथवा योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताब। तो यहाँ लेखक ने जब मैगजीन कॉर्नर देखा, मतलब पत्रिका का कॉर्नर देखा, तो उन्होंने सोचा कि क्यों न मैं बहुत सी पत्रिकाएं ले लूं सप्ताह भर की। मुझे इस तरह की किताबों को उलटते पलटते देखकर दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। किताबों को छोड़ कई हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी सिने पत्रिकाएं लेकर लौटा। मित्र से विदा होते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहें। बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वो ज्यादा पानी में फंसे मित्र की सुधि लेगा। तो इस प्रकार उन दोनों मित्रों की बात हुई, लेखक और उनके मित्र की, कि जो कम पानी में फंसा हुआ रहेगा वो ज्यादा पानी में फंसे हुए मित्र की खबर लेगा। फ्लैट में पहुंचा ही था कि जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउड स्पीकर से घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। हमारे गोलंबर के पास कोई भी आवाज चारों बड़े ब्लॉकों की इमारतों से टकराकर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनित होती थी। तो लेखक जहां रहते थे वहां इमारतें इस प्रकार से बनी थी कि कोई भी यदि लाउड स्पीकर से आवाज होती थी तो 4 बार उसकी आवाज आती थी। सिनेमा अथवा लॉटरी की प्रचार गाड़ी यहाँ पहुंचते ही भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती है। पुकार मंडराती हुई प्रतिध्वनित होती है, भाइयों भाइयों भाइयों। एक अलमस्त जवान रिक्शा चालक है जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचाकर लौटते समय इस गोलंबर के पास अलाप करता है। सुन मेरे बंधु रे ए सुन मोरे मितवा, इस प्रकार से बोलता हुआ जाता है। गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी से ऐलान किया जाने लगा, भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाए, अतः आप लोग सावधान हो जाए। तो ऐसी घोषणा वहां पर हो गई। प्रतिध्वनि सावधान हो जाए, क्योंकि लेखक जहाँ रहते थे वहां इमारतों से
प्रतिध्वनि मतलब फिर से आवाजें होती थी। मैंने गृह स्वामिनी से पूछा तो लेखक ने जो अपनी पत्नी से पूछा, गैस का क्या हाल है? बस उसी का डर है, अब खत्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में मीटर उटर की तरह कोई चीज नहीं होने से कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अंदाज है कि 1 या 2 दिन कोयला है, स्टोव है, मगर किरासन एक ही बोतल। फिलहाल बहुत है। बाढ़ का भी यही हाल है। मीटर उटर की तरह कोई चीज नहीं होने से पता नहीं चलता कि कब आदम के। मैंने कहा। सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान ध्वनि कुछ देर गूंजती रही। ब्लॉक के नीचे की दुकानों से सामान हटाए जाने लगे। मेरे फ्लैट के नीचे के दुकानदार ने पता नहीं क्यों इतना कागज इकट्ठा कर रखा था, एक अलाव लगाकर सुलगा दिया। हमारा कमरा धुएं से भर गया। तो लेखक के नीचे जो दुकानदार था उसने बहुत से कागज इकट्ठे कर रखे थे और बाढ़ आने के डर से उन्होंने कागज जला दिए थे, जिसका धुआं उनके कमरे में घुस आया था। सारा शहर जगा हुआ है। पश्चिम की ओर से कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता हूँ। हाँ, पीर मुहानी या सालिमपुरा, अहरा अथवा जनक किशोर, नवल किशोर रोड की ओर से कुछ हलचल की आवाज आ रही है। तो ये सारे जो नाम है ये स्थानों के हैं, अलग अलग स्थान के, और लेखक यहाँ सोच रहे हैं कि इन इन स्थानों पर हलचल होने लग गई, मतलब वहां तक बाढ़ का पानी आ गया होगा। लगता है 1-1:30 बजे रात तक पानी राजेंद्र नगर पहुंचेगा। सोने की कोशिश करता हूँ लेकिन नींद आएगी भी नहीं। कंपोज की टिकिया अभी नहीं। कुछ लिखूं, किंतु क्या लिखूं? ये सारी बातें लेखक सोच रहे हैं। कविता, शीर्षक बाढ़ आकुल प्रतीक्षा। धत नींद नहीं, स्मृतियां आने लगी, मतलब उनको अब यादें आने लगी। पहले उन्होंने सोचा कि कोई कविता लिखता हूँ, लेकिन वह लिख नहीं पाए। अब उनको कुछ यादें आ रही है, एक एक करके चलचित्र के बेतरतीब दृश्यों की तरह। 1947 की बात याद आ रही है। मनिहारी, तब पूर्णिया, अब कटिहार जिला। तो यह बिहार का एक स्थान है के इलाके में गुरुजी, उनके गुरुजी का नाम है स्वर्गीय सतीनाथ भादुड़ी, के साथ गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे हैं। चारों ओर पानी ही पानी। दूर एक द्वीप जैसा बालूचर दिखाई पड़ा। हमने कहा वहां चलकर जरा चहलकदमी करके टांगे सीधी कर ले। भादुड़ी जी कहते हैं, किंतु सावधान, ऐसी जगहों पर कदम रखने से पहले यह मत भूलना कि तुमसे पहले ही वहां हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे। और सचमुच चींटी चींटे से लेकर सांप बिच्छू लोमड़ी सियार तक यहाँ पनाह ले रहे थे। भादुड़ी जी की हिदायत थी, हर नाव पर पक्का ही घाव। पानी में पैर की उंगलियां सड़ जाती है, तलवों में भी घाव हो जाता, मतलब यदि आप ज्यादा समय तक पानी में रहोगे तो पैर की उंगलियां सड़ने लग जाती है। कि दवा उन्होंने रखी थी साथ में, क्योंकि वो बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में जा रहे थे। दिया सलाई की डिबिया और किरासिन तेल रहना चाहिए। और सचमुच हम जहाँ जाते खाने पीने की चीज से पहले पक्का ही घाव की दवा और दिया सलाई की मांग होती। 1949 उस बार महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना के गांव में हम पहुंचे। हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साहब थे। गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप में ले जाना था। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी कुई कुई करता हुआ नाव पर चढ़ाया। डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर भीषण भयभीत हो गए। तो जो डॉक्टर कुत्ते को देखकर डर गए थे और चिल्लाने लगे, अरे कुकुर नहीं, कुकुर नहीं, कुकुर को भगाओ। बीमार नौजवान छप से पानी में उतर गया। हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो हमहू नहीं जाएगा। तो वो जो बीमार नौजवान था वह बीमार था और उसको कैंप में ले जाने वाले थे, बाढ़ वाले क्षेत्र से निकाल कर, क्योंकि वह बीमार था। लेकिन उसके साथ उसका कुत्ता भी चढ़ गया और उस कुत्ते को डॉक्टर साहब ने चढ़ने नहीं दिया, उसको उतरने को कह दिया। तो वह जो नौजवान आदमी था वह भी उतर गया कि यदि मेरा कुत्ता नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। फिर कुत्ता भी छपाक पानी में गिरा। हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हम ही नहीं जाएगा। जैसे ही वह नौजवान उतरा तो कुत्ता भी छपाक से नीचे उतर गया कि यदि हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएगा। इस प्रकार से वह अपनी बात भी करता है। परमान नदी की बाढ़ में डूबे हुए एक मुसहरों की बस्ती, मतलब एक तरह की जाति होती है, से हम राहत बांटने गए। खबर मिली थी कि वे कई दिनों से मछली और चूहों को झुलसा कर खा रहे हैं, किसी तरह जी रहे हैं। किंतु टोले के पास जब हम पहुंचे तो ढोलक और मंजीरा की आवाज सुनाई पड़ी। जाकर देखा, एक ऊंची जगह मचान बनाकर स्टेज की तरह बनाया गया है। बलवाही जो है एक नृत्य होता है, नाच हो रहा है।
लाल साड़ी पहनकर काला कलूटा नटुआ, मतलब जो नटुआ का मतलब है जो नाचने वाला आदमी था, दुल्हन का अहोभाव दिखला रहा था, यानी वह धानी है। घरनी मतलब धानी, घर छोड़कर, धानी मतलब वो दुल्हन है, घर छोड़कर मायके भागी जा रही है और उसका घरवाला उसको मनाकर राह से लौटाने गया है। इस पद के साथ ही ढोलक पर द्रुत ताल बजने लगा। दागिड़ धीर दागिड़ दागिड़ गिड़ चके के चकदुम, चके के चकदुम, चकदुम चकदुम। कीचड़ पानी में लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड में मुक्त खिलखिलाहट लहरें लेने लगती है। हम रिलीफ बांटकर भी ऐसी हंसी उन्हें दे सकेंगे क्या? शास्त्री जी आप कहाँ हैं? बलवाही नाच की बात उठते ही मुझे अपने परम मित्र भोला शास्त्री की याद हमेशा क्यों आ जाती है। यह एक बार 1937 में सिमरवनी शंकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। मैं उस समय बालचर बॉय स्काउट था। गांव के लोग नाव के अभाव में केले के पौधे का भेला बनाकर किसी तरह काम चला रहे थे और वही जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबला के साथ झिंझिर जल विहार करने निकले थे। गांव के नौजवानों ने मिलकर उनकी नाव छीन ली थी, थोड़ी मारपीट भी हुई थी। तो यह घटना भी उनको याद आ रही 1937 की। और 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था, एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक और युवतियों की टोली किसी फिल्म में देखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। तो यहाँ पे भी जो एक नाव पर टोली निकली थी, नाव पर स्टोव जल रहा था, केतली चढ़ी हुई थी, बिस्कुट के डिब्बे खुले हुए थे। एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर एक अनोखी अदा से नेस्कैफे के पाउडर को मथ रही थी, एस्प्रेसो बना रही थी शायद। दूसरी लड़की बहुत मनोयोग से कोई सचित्र रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। एक युवक दोनों पांवों को फैलाकर बांस की लग्गी से नाव खे रहा था। दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटने पर कोहनी टेक कर कोई मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। पूरे वॉल्यूम में बजते हुए ट्रांजिस्टर पर गाना आ रहा था, हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, हो जी। हमारे ब्लॉक के पास गोलंबर में नाव पहुंची थी कि अचानक चारों ब्लॉक की छतों पर खड़े लड़कों ने एक ही साथ किलकारियों, सीटियों, फप्तियों की वर्षा कर दी और इस गोलंबर में किसी भी आवाज की प्रतिध्वनि मंडरा मंडरा कर गूंजती है। सो सब मिलाकर स्वयं ही जो ध्वनि संयोजन हुआ उसे बड़े से बड़े गुणी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश के बावजूद नहीं कर पाते। उन फूहड़ युवकों की सारी एग्जिबिशनिज्म तुरंत छूमंतर हो गई और युवतियों के रंगे लाल लाल होठ और गाल काले पड़ गए। नाव पर अकेला ट्रांजिस्टर था जो पूरे दम के साथ मुखर था, नैया तोरी मझधार होशियार होशियार। तो एक बार इस प्रकार की घटना हुई थी कि कोई नाव पर जो युवक युवतियां जो घूमने आए थे उन पर इस तरह की फप्तियां कसी गई थी कि वह बहुत शर्मिंदा हो गए थे। काहो राम सिंगार पनिया आ रहलो है, पनिया मतलब पानी, उहू न आ रहलो है। 2:30 बज गए मगर पानी अब तक आया नहीं, लगता है कहीं अटक गया अथवा जहां तक आना था आकर रुक गया अथवा तटबंध पर लड़ते हुए इंजीनियरों की जीत हो गई शायद, या कोई देवी चमत्कार हो गया। नहीं तो पानी कहीं भी जाएगा तो किधर से? रास्ता तो इधर से ही है। चारों ब्लॉकों के प्राय सभी फ्लैटों की रोशनी जल रही थी, मतलब सब लोग रात तक जाग रहे थे। बुझ रही है, ठीक है, रोशनी जल रही है, बुझ रही है मतलब लोग उठ उठ कर देख रहे हैं, बार बार सभी जगे हुए हैं। कुत्ते रह रह कर सामूहिक रुदन करते हैं और उन्हें राम सिंगार की मंडली डांट कर चुप करा देती है। चुप चुप। मुझे अचानक अपने उन मित्रों और स्वजनों की याद आई जो कल से ही पाटलिपुत्र कॉलोनी, श्री कृष्णपुरी, बोरिंग रोड के अथाह जल में घिरे हैं। जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा जी पता नहीं कैसे हैं, किस हाल में हैं। फिर शाम को एक बार पड़ोस में जाकर टेलीफोन करने के लिए चोंगा उठाया। बहुत देर तक कोई नंबर डायल करता रहा। उधर सन्नाटा था एकदम, कोई शब्द नहीं, टूंग फूंग कुछ भी नहीं। तो लेखक ने जब अपने मित्रों से बात करने की कोशिश करी, उन मित्रों से जो ऐसी जगहों पर रह रहे थे जहां पानी पहले आ गया था बाढ़ का, लेकिन फोन करने की कोशिश करी लेकिन किसी ने भी फोन नहीं उठाया। बिस्तर पर करवट लेते हुए फिर एक बार मन में हुआ कुछ लिखना चाहिए, लेकिन क्या लिखना चाहिए? कुछ भी लिखना संभव नहीं।
और क्या जरूरी है कि कुछ लिखा ही जाए? नहीं। फिर स्मृतियों को जगाऊं तो अच्छा। पिछले साल अगस्त में नरपतगंज थाना चकरदाहा गांव के पास छाती भर पानी में खड़ी एक आसन्न प्रसवा हमारी ओर गाय की तरह टुकुर टुकुर देख रही थी। नहीं, अब भूली बिसरी याद नहीं। बेहतर है आंखें मूंद कर सफेद भेड़ों के झुंड देखने की चेष्टा करूं। उजले उजले सफेद भेड़ों के झुंड, किंतु सभी उजले भेड़ अचानक काले हो गए। तो यहाँ लेखक अपनी कल्पना कर रहे हैं। बार बार आंखें खोलता हूँ, मूंदता हूँ, काले को उजला करना चाहता हूँ। भेड़ों के झुंड भूरे हो गए। उजले भेड़, काले, भूरे किंतु उजले उजले गेहुए रंग के भेड़। ओई ध्याखो ऐसे गेछे जल, झकझोर कर मुझे जगाया गया। घड़ी देखी, ठीक 5:30 बज रहे हैं। सवेरा हो चुका था। आ रहलो है पनिया, पानी आ गेलो। ओह राम सिंगार, हो मोहन, रामचन्नर, अरे हो। आंखें मलता हुआ उठा पश्चिम की ओर। थाना के सामने सड़क पर मोटी डोली की शक्ल में मुंह में झांक फेन लिए पानी आ रहा है। ठीक वैसा ही जैसा शाम को कॉफी हाउस के पास देखा था। पानी के साथ साथ चलता हुआ, किलोल करता हुआ बच्चों का एक दल उधर पश्चिम दक्षिण कोने पर दिनकर अतिथिशाला से और आगे बस्ती के पास। बच्चे कूद क्यों रहे हैं? नहीं, बच्चे नहीं, पानी है। वहां मोड़ है, थोड़ा अवरोध है, इसलिए पानी उछल रहा है। तो लेखक यहाँ पर जब पानी आ गया बाढ़ का, तो उनको ऐसा लगा कि वहां मोड़ पर पानी की जगह बच्चे उछल रहे हैं, जबकि फिर उन्हें महसूस हुआ कि पानी ही वहां उछल रहा है। पश्चिम उत्तर की ओर ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी के पिछवाड़े में पानी का पहला रेला आया। ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान के बाएं बाजू में लहरें नाचने लगी। अब मैं दौड़कर छत पर चला गया। चारों ओर शोर, कोलाहल, कलरव, चीख पुकार और पानी का कलकल रव, लहरों का नर्तन। सामने फुटपाथ को पार कर अब पानी हमारे पिछवाड़े में सशक्त बहने लगा। इस प्रकार से लेखक जहाँ रहते हैं वहां पे भी बाढ़ आ गई थी। गोलंबर के गोल पार्क के चारों ओर पानी नाच रहा है। आ गया, पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चढ़ रहा है। करंट कितना तेज है? सोन का पानी है? नहीं, गंगा जी का है। आगे लो। सामने की दीवार की ईंटें जल्दी जल्दी डूबती जा रही है। बिजली के खंबे का काला हिस्सा डूब गया। ताड़ के पेड़ का तना क्रमशः डूबता जा रहा है, डूब रहा है। अभी यदि मेरे पास मूवी कैमरा होता, अगर एक टेप रिकॉर्डर होता। बाढ़ तो बचपन से ही देखता आया हूँ, किंतु पानी का इस तरह आना कभी नहीं देखा। अच्छा हुआ जो रात में नहीं आया, नहीं तो भय के मारे न जाने मेरा क्या हाल होता। देखते ही देखते गोल पार कर डूब गया। हरियाली लोप हो गई। अब हमारे चारों ओर पानी नाच रहा है। भूरे रंग के भेड़ों के झुंड, भेड़ दौड़ रहे हैं। तो भेड़ की तुलना यहाँ पर जो है पानी से की गई, बाढ़ के पानी से, जो कि भूरे कलर का है। भूरे भेड़, वह चाय वाले की झोपड़ी चली गई। काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, एक टेप रिकॉर्डर होता, तो क्या होता? अच्छा है कुछ भी नहीं है। कलम थी, वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास। तो इस प्रकार से यह जो है अध्याय था इस जल प्रलय में, और यह बाढ़ की विभीषिका के ऊपर लिखा गया वर्णन था, और इसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। तो अगले वीडियो में हम इस अध्याय के जो है प्रश्नोत्तर करेंगे बहुत ही सरल भाषा में। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।